हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 4 सितंबर में करंट अफेयर्स गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। इनको आप कवर कर लीजिए। इसमें जो भी चीज़ें आते हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको जरूर समझिएगा। वो आगे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, प्रीलिम्स में हो या मेंस हो, किसी भी पेपर में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में या यूकेपीसीएस में, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बताना चाहूँगा गाइस कि इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को उनका बेनिफिट मिल सके। साथ साथ एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ सचिवालय के लिए पूरा कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको पूरी जीएस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और करंट अफेयर्स के ये पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे लेने के लिए, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए इजी हो सके। और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी चल रही है, तो ये सब चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GS2 से, इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है कि चाइनीज़ वेसल है जो वो हम्बनटोटा पोर्ट पे आया है श्रीलंका के। श्रीलंका ने बहुत गलत तरीक़ों से डेट ले लिया है, कर्ज लिया है चाइना से, और हम्बनटोटा पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। जबकि हम्बनटोटा पोर्ट से पहले ये स्थिति दिखाई गई थी चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा और दोनों खूब फ़ायदे में खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम्बनटोटा पोर्ट पे ट्रैफिक नहीं आया, जिसकी वजह से हम्बनटोटा पोर्ट एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक वहाँ पे फाइनेंशियल डिज़ास्टर हुआ श्रीलंका के लिए। तो मजबूरन वश श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट, जो श्रीलंका का साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है श्रीलंकन साउथ में, तो उसको 99 साल की लीज पे दे दिया गया चाइना की एक कंपनी को। तो चाइना अपना एक वेसल लेके आ रहा है इस हम्बनटोटा पोर्ट पे, और दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ये जो वेसल है ये साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये रिसर्च के अंदर है। तो यानी कि भारत का यहाँ पे कंसर्न ये है कि चाइनीज़ एक वेसल जो साइंटिफिक रिसर्च वेसल है, वो भारत की टेरिटरी के इतने क्लोज क्यों आ रहा है, इंडियन ओशन के अंदर क्यों आ रहा है। तो 13 अगस्त को श्रीलंका ने अप्रूव किया कि चाइनीज़ का एक सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल जो सदर्न चाइनीज़ फंडेड हम्बनटोटा पोर्ट में वहाँ पे आएगा। इट वॉज द सेकेंड अप्रूवल फ्रॉम द आइलैंड नेशंस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स आफ्टर इट वॉज फर्स्ट क्लियर द विजिट ऑन जुलाई 12। तो पहले तो 12 जुलाई को श्रीलंका की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उसने अप्रूव कर दिया था कि वो शिप आ सकता है। बाद में उसमें दिक्कतें आई, भारत ने अपने रिजर्वेशंस दिए, भारत ने मना करा कि आप उनको मत बुलाएं। तो इस तरह से कुछ करा, तो वहाँ पे श्रीलंका ने फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट को कहा, तो उस टाइम के लिए डेफर कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, लेकिन अब वो वापस से आया है। इन द वीक्स इन बिटवीन इंडिया रेज्ड कंसर्न्स ओवर द शिप्स विजिट with President Ranil Wickremesinghe and officially commented on it, while Indian media splashed headlines of a Chinese spy ship hovering in the Indian Ocean। तो देखिए, इन हफ्तों में इंडिया ने अपने शिप के रिगार्डिंग जो कंसर्न्स थे उनको, जो श्रीलंका के इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं रनिल विक्रमसिंघे, उनके सामने भी रखा। लेकिन और इस दौरान जो भारत की जो मीडिया है उसने इसको चाइना का स्पाई शिप के रूप में भी इसको व्यक्त किया कि जो चाइना का ये एक स्पाई शिप है जो इंडियन ओशन में, यानी कि हिंद महासागर में घूम रहा है। Caught in a delicate diplomatic and geopolitical spot, Colombo gave its nod after extensive consultations with all parties। तो ये कहना है कोलंबो का, यानी कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। तो श्रीलंका का कहना ये है कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक डिप्लोमेटिक यानी कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल स्थिति में फंस चुका था यहाँ पे, तो उसने बहुत विचार विमर्श करके और सभी पार्टियों से बात करके, जो इससे कंसर्न थी उनसे बात करके उसको अलाउ कर दिया है। तो वेसल क्या है, अगर हम देखें, जो एक पोत है, जो एक नाव कह दें, ये बहुत बड़ा शिप है अगर हम कहें, तो ये इनका नाम है युआन वांग 5। इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा कि एक साइंटिफिक रिसर्च शिप है। तो युआन वांग 5 विल कंडक्ट सैटेलाइट कंट्रोल एंड रिसर्च ट्रैकिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन थ्रू अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त और सितंबर के महीने में युआंग वांग 5 जो है एक सैटेलाइट कंट्रोल और रिसर्च ट्रैकिंग मिशन पे है, जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडियन ओशन रीजन का, वहाँ पे काम करेगा। वेसल्स ऑफ द युआन वांग क्लासेस आर सेट टू बी यूज फॉर ट्रैकिंग एंड सपोर्टिंग सैटेलाइट्स। तो ये सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, एज वेल एज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर द PLA स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, यानी कि चाइना की जो आर्मी की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है, उसकी जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यानी कि ICBM है, उनको लॉन्च करने में ये हेल्प करता है उनको, जिससे कि उसकी ट्रैकिंग की जा सके उस मिसाइल के लॉन्च होने के बाद। तो यानी कि एक तरह से थोड़ा सा एक रिस्की शिप था जिसके ऊपर भारत ने कंसर्न दिखाए थे, और ये हम्बनटोटा पोर्ट में
जो कि श्रीलंका का पोर्ट है, वहाँ पे ये डॉक हुआ था। नेक्स्ट आता है, रशिया का कहना ये है कि सबमरीन की एक डील कर रहे थे रशिया के साथ कि वो अनरियलिस्टिक है, यानी वो नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों कहा है रशिया ने? अगर हम इसको देखें तो रशिया विच हैज़ पुल्ड आउट ऑफ द इंडियन नेवीज टेंडर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 एडवांस्ड सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 75I। तो 75I करके या P75I करके एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत 6 सबमरीन बना रहा है। तो उन सबमरीन को बनाने के लिए भारत ने जब टेंडर निकाला तो रशिया की जो कंपनी हैं उन्होंने पीछे हट गई हैं। वो उनका कहना ये है कि दैट इट कैन नॉट मीट द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द 40,000 रुपीज़ करोड़ प्रोजेक्ट। तो ये जो 40,000 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जो रशिया की जो कंपनीज़ हैं वो इससे ताल्लुकात नहीं रख सकती, यानी कि वो उन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर सकती जो भारत की गवर्नमेंट ने कंडीशंस रखी हैं। द डील इज़ द फर्स्ट अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर टू मेक प्रोग्रेस। तो पहली बार एक पहली डील रखी गई है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत रखी गई है। उनका मेजर कंसर्न ये है कि जो रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी की एंड द अरेंजमेंट फॉर दिस आर नॉट मैचिंग। तो उनका कंसर्न ये है रशियन कंपनीज़ का कि भारतीय नेवी ने जो कंडीशंस रखी हैं और जो वो अरेंजमेंट कर सकते हैं वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उसको आगे फुलफ़िल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वापस से इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने डोर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है श्रीलंका को। तो इंडिया ने हैंड ओवर किया है एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे, रीएफर्मिंग इट्स सिक्योरिटी टाइज विद द आइलैंड नेशन। तो श्रीलंका एक मेंबर है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। इसको कुछ दिनों पहले न्यूज़ में ही कवर किया गया है यहीं पे डेली करंट अफेयर्स में। दैट बिगैन एज अ ट्राइलेटरल इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग इंडिया, श्रीलंका एंड द मालदीव्स। तो पहले कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो था वो 3 देशों के साथ शुरू हुआ था, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के साथ, और बाद में इसमें मॉरिशस भी ऐड कर दिया गया जिससे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन हो सके इस पूरे क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है माउंटिंग डेट, यानी कि बढ़ता हुआ कर्ज। अगर हम देखें तो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान सरकार के ऊपर। तो 60 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये में अगर हम देखें तो ये इस टाइम पे पाकिस्तान का डेट है 2021-22 का, यानी कि इतना उसके ऊपर कर्ज है, उधार है। द ग्रॉस पब्लिक डेट स्टूड एट 49.2 ट्रिलियन PKR, यानी कि पाकिस्तानी रुपी, बाय द एंड ऑफ द लास्ट फिस्कल ईयर। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है। एन एडिशनल 9.3 ट्रिलियन PKR वाज एडेड इन जस्ट 1 ईयर। तो पिछले साल में 9.3 ट्रिलियन ऐड हो गया है। सेंट्रल बैंक की जो लेटेस्ट डेट बुलेटिन है 2021-22 का, उसका ये कहना है कि दैट द डेट बर्डन इंक्रीज्ड इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इंडिकेटिंग दैट पाकिस्तान इज़ एट इट्स वर्स्ट। यानी कि पाकिस्तान जो है बहुत बुरी कंडीशन में है और बहुत ही ज़्यादा एक अनबेरेबल डेट के लोड में है, अंडर अ हैवी लोड ऑफ अनबेरेबल डेट। यानी कि पाकिस्तान की स्थिति लगभग श्रीलंका जैसी ही बन चुकी है। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल फ्लैग कैंपेन चलाया गया, हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया गया, तो उसके तहत खूब सारे या बहुत मात्रा में फ्लैग्स बिके हैं पूरे भारत में। और इसके तहत कई जो इकनॉमी है वो रिवाइव हुई है और जो फ्लैग मैन्युफैक्चरर्स थे उनका काम भी बहुत अच्छे से चल पाया है। तो 2.36 करोड़ नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स वर्थ 60 करोड़ रुपीज़ प्रोक्योर्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक बाइंग पोर्टल। अब देखिए, ये सिर्फ जो आंकड़ा है जो सरकार का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये सिर्फ उसका आंकड़ा है। इसके अलावा पूरे भारत में करोड़ों नेशनल फ्लैग्स बटे हैं, क्योंकि हर घर में लोगों ने 2-2, 3-3 अगर फ्लैग्स लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा फ्लैग्स लगे होंगे दुकानों पे, शॉप्स पे, मॉल्स में, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा फ्लैग्स लगाए गए हैं। तो 2.36 करोड़ कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इतने फ्लैग्स तो गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस से, जो उनका पोर्टल है, उसी से बिके हैं। These procurements were carried out for the हर घर तिरंगा कैंपेन। प्राइम मिनिस्टर had given a call on July 22 to strengthen the हर घर तिरंगा मूवमेंट by hosting और displaying the national flag at homes। तो 22 जुलाई को उन्होंने कहा था कि 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में हर पर्सन जो है हर अपने घर में हर घर तिरंगा कैंपेन चलाए और सभी लोग अपने घरों में तिरंगा लगाएं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है साइंस एंड टेक से। न्यूज़ आ रही है GS3 से कि क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है भारत बायोटेक का इंट्रानेसल वैक्सीन कंप्लीटेड। यानी कि एक इस तरह से भारत बायोटेक इस तरह से वैक्सीन बना रही है जैसे अभी तक जो हमारी वैक्सीन थी वो उसके लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता था। यानी कि अब ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी ये इंट्रानेसल होगी, यानी कि नाक के द्वारा इसमें आपको जो दवाई है वो दे दी जाएगी, यानी कि आपको इंजेक्शन नहीं लगेगा। तो क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ भारत बायोटेक इंट्रानेसल कोविड वैक्सीन कैंडिडेट एज प्राइमरी डोज एंड अ हेट्रोलोगस बूस्टर डोज हैव बिन कंप्लीटेड। यानी कि पहले तो एक वैक्सीन डोज होगी, उसके बाद फिर उसकी बूस्टर डोज होगी और उसका जो डेटा है उसको कंप्लीट कर दिया गया है, कंपाइल किया जा रहा है
एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे, भारत के स्तर पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनके अप्रूवल के लिए रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया है, डेटा को। BBV 154 अगर यानी कि भारत बायोटेक वैक्सीन 154 अगर इसको कहें तो ये इसी तरह से बनी होगी इसकी फुल फॉर्म। द वैक्सीन हैज़ प्रूवन टू बी सेफ। वैक्सीन जो है, जो भारत बायोटेक का कहना है वो कि वैक्सीन सेफ़ है, वेल टॉलरेटेड है यानी कि लोग उसको टॉलरेट कर सकते हैं, इम्यूनोजेनिक है और कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में ये चीज़ पाई गई है। नेक्स्ट वापस से साइंस एंड टेक से न्यूज़ आती है कि 3D प्रिंटेड कॉर्निया पुट टू टेस्ट इन अ रैबिट। कि 3D प्रिंट करके कॉर्निया को यानी कि जो आँख का एक पार्ट होता है उसको टेस्ट किया गया है एक रैबिट के अंदर। तो रिसर्चर्स जो हैं हैदराबाद के, उन्होंने 3D प्रिंटेड एक कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया है रैबिट की आई में। अ टीम ऑफ क्लिनिशियंस एंड साइंटिस्ट, अब देखिए कहाँ के हैं, एक तो LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट है हैदराबाद का, IIT हैदराबाद है, और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB, इन सब ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया और एक 3D प्रिंटेड कॉर्निया डेवलप किया फ्रॉम द ह्यूमन डोनर कॉर्नियल टिश्यू। तो इंसान के कॉर्नियल टिश्यू से इन्होंने इसको डेवलप किया और इसको विच वुड हैव अदरवाइज बिन डिस्कार्डेड फॉर नॉट मीटिंग ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स। वैसे तो उसको, क्योंकि वो ऑप्टिकल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पा रहा था, तो उस वजह से उस कॉर्निया को डिस्कार्ड कर दिया जाता, यानी उसको वेस्ट कर दिया जाता, फेंक दिया जाता। लेकिन उन्होंने उसका टिश्यू यूज़ किया जिससे कि कुछ इस तरह से बनाया जा सके 3D प्रिंटेड कि उसको आगे हम किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकें। तो उसको एक रैबिट के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है। कॉर्नियल डैमेज इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। तो कॉर्निया, अगर आपकी आँख का जो कॉर्निया वाला पार्ट है अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसके वजह से दुनिया में जो हम देखते हैं, जो जितनी ज़्यादा जो ब्लाइंडनेस है, सबसे ज़्यादा जो लोग जिनकी आंखें नहीं हैं, दृष्टिहीन हैं, वो कॉर्नियल डैमेज की वजह से ही है। विद मोर देन 1.5 मिलियन न्यू केसेस ऑफ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस रिपोर्टेड एवरी ईयर, यानी कि हर साल 15 लाख से भी ज़्यादा केस आते हैं पूरे विश्व में जहाँ पे कॉर्नियल डैमेज की वजह से लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब देखिए भारत में इथेनॉल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि भारत में इथेनॉल को मिक्स किया जाए पेट्रोल के साथ, जिससे कि दो फ़ायदे होंगे। एक तो जो भारत का इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि भारत 85% के करीब तेल दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करता है भारत में। और दूसरा, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत इम्प्रूव होंगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल जलने पर हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करता है, लेकिन इथेनॉल जलने पर कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज़ नहीं करता। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ ब्लेंडिंग 10% शुगर केन एक्सट्रैक्टेड इथेनॉल इन पेट्रोल अहेड ऑफ शेड्यूल। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि भारत ने जो 10% ब्लेंड का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है शुगर केन एक्सट्रैक्टेड इथेनॉल में, जो शुगर केन से निकला हुआ इथेनॉल है उसको पेट्रोल में मिला के इसको 10% तक हम पहुंच चुके हैं शेड्यूल से पहले ही, जो हमारा टारगेट था। Addressing the nation from the Red Fort on the 76th Independence Day, he rooted for the energy independence, stating that we need to be आत्मनिर्भर in our energy sector। तो सिंपल सी बात है कि इंडिया अभी एनर्जी सेक्टर पे बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि भारत अगर दिन में 100 लीटर तेल खर्च करता हो, फ़र्ज़ करें अगर पूरे भारत में एक दिन में 100 लीटर तेल खर्च होता है, तो उसमें से 85 लीटर तेल, 85 लीटर तेल जो है हम इराक से, सऊदी अरेबिया से, वेनेजुएला से या रशिया से, दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करते हैं भारत में। तो अगर 100 लीटर में से 85 लीटर बाहर से आ रहा है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि भारत की इकनॉमी कितनी हेविली डिपेंडेंट है पेट्रोल या डीजल के ऊपर, जो कि दूसरे देशों से आता है। यानी कि अगर दूसरे देशों से ये सप्लाई में दिक्कत आ गई तो इसके वजह से भारत में जो पूरा काम चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है या कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, अगर हम देखें तो ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है? ब्लेंडिंग का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों को ब्लेंड कर देना, यानी कि मिला देना। तो अगर मैं किसी भी दो चीज़ों को मिला देता हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि मैंने दो चीज़ों को ब्लेंड कर दिया। तो ब्लेंडिंग इथेनॉल विद पेट्रोल टू बर्न लेस फॉसिल फ्यूल वाइल रनिंग व्हीकल्स इज कॉल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग। अब देखिए, जब व्हीकल को हमें चलाना है, कार चलानी है, बाइक चलानी है, तो उस दौरान हम क्या करें, अगर हम पेट्रोल में कुछ इथेनॉल मिला दें, यानी कि अगर पूरा का पूरा प्योर पेट्रोल डलता, उसकी जगह में पेट्रोल और इथेनॉल दोनों मिक्स होंगे, तो पेट्रोल की क्वांटिटी कुछ कम होगी उसमें और इथेनॉल की क्वांटिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से, क्योंकि इथेनॉल भारत में ही बन रहा है, सस्ता है एज़ कम्पेरिजन टू पेट्रोल, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इथेनॉल एक एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है विच इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, यानी कि जब शुगर केन से चीनी निकल जाती है उसके बाद इथेनॉल आप उसमें से बना सकते हैं, जो उसमें से बाद में बचता है। बट ऑल्सो फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे कि राइस का जो हस्क होता है, मेज़ है, यानी कि जो मक्का है, उससे भी इथेनॉल निकल सकता है। करंटली 10% ऑफ द पेट्रोल दैट पावर्स योर व्हीकल इज़ इथेनॉल। तो यानी कि 10%
जो अगर हम एक पेट्रोल डलवा रहे हैं तो उस पेट्रोल में 10% क्वांटिटी में इथेनॉल होता है। ज़्यादातर ये प्रोसेसिंग हो चुकी है। दो वी हैव हैड एन E10 का मतलब ये हुआ कि E10 का मतलब है कि इथेनॉल उस पेट्रोल के अंदर 10% है। तो E10 का मतलब हुआ 10% इथेनॉल एज पॉलिसी फॉर अ वाइल, इट इज़ ओनली दिस ईयर दैट वी हैव अचीव्ड दैट प्रपोर्शन। तो इंडियाज़ एम इज़ टू इंक्रीज दिस रेशियो टू 20% ओरिजिनली बाय 2030, लेकिन नीति आयोग ने ये कहा कि अब इसको हम 2025 तक अचीव करेंगे। यानी कि नीति आयोग ने, भारत ने ये टारगेट रखा था कि 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर देंगे हम पेट्रोल में 2030 तक, लेकिन नीति आयोग ने 2021 में एक रिपोर्ट पेश की और ये कहा कि इस टारगेट को हम 2030 नहीं 2025 में ही अचीव कर लेंगे। इंडिया का एम था इथेनॉल ब्लेंडिंग विल हेल्प ब्रिंग डाउन आर शेयर ऑफ ऑयल इंपोर्ट ऑलमोस्ट 85%। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 85% तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। अगर भारत 20% मात्रा में, यानी कि 1/4 मात्रा में अगर हम तेल ना इंपोर्ट करके सिर्फ भारत में ही बना हुआ इथेनॉल यूज़ करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और भारत की इकनॉमी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंस भी हमारी कम होगी। सेकेंडली, मोर इथेनॉल आउटपुट वुड हेल्प इंक्रीज फार्मर्स इनकम। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इथेनॉल के बनने से, क्योंकि इथेनॉल किसान बनाएंगे, किसान गन्ना उगाएगा, मेज़ उगाएगा यानी कि मक्का उगाएगा और ये फिर इन फैक्ट्रीज़ को देगा जो इथेनॉल बनाएंगे, तो उससे उन किसानों का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी जून 2021 का, उसका कहना ये था कि इंडिया का नेट इंपोर्ट जो है पेट्रोलियम का वो 185 मिलियन टन है, जिसकी कॉस्ट $55 बिलियन है। तो अब ये अगर हम सक्सेसफुली इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अगर भारत में चलाते रहें तो हम हर साल $4 बिलियन तक सेव कर सकते हैं, जो कि अपना में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हम हर साल करीब आप मान के चलिए, अगर $1 ₹80 के आसपास हो रहा है, तो अगर 80 रुपये माने $1 की, तो 4 बिलियन का मतलब हो गया करीब 32,000 करोड़ रुपए। तो 32,000 करोड़ रुपए हम हर साल सेव कर सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम बाहर से तेल को ना मंगाएं और इथेनॉल को ही ब्लेंड कर दें पेट्रोल के साथ। तो उसके बाद आता है कि व्हाट आर दी फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन इथेनॉल। देखिए, अब इथेनॉल तो अगर देखें तो 4th जनरेशन तक आ गए हैं, लेकिन हम बेसिकली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन देखें तो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन क्या हैं। With an aim to augment ethanol supplies, the government has allowed procurement of ethanol produced from other sources besides molasses। तो यानी कि इथेनॉल सप्लाईज के लिए कि जिससे कि इथेनॉल की सप्लाई लगातार बेसिस पे, कांस्टेंट बेसिस पे होती रहे, तो गवर्नमेंट ने कुछ तरीके निकाले हैं जिससे कि प्रोक्योर कर सकें, हम ले सकें इथेनॉल को प्रोड्यूस फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखिए कौन कौन सोर्सेज हैं, जैसे कि मोलासिस है। मोलासिस होता है जब गन्ने के बाद में जब चीनी निकल जाती है उसके बाद जो बचता है वो मोलासिस होता है, जो पहली जनरेशन इथेनॉल कहा जाता है या 1G इथेनॉल उसको कहा जाता है। जनरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने किस किस तरह से इथेनॉल को निकालना शुरू करा। तो सबसे पहले इथेनॉल बहुत इजी था कि गन्ने के अंदर से आप इथेनॉल निकाल दे, तो पहले तो इथेनॉल उससे निकाल दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप और टेक्नोलॉजीज़ में गए, आपने फिर बाद में 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक आते आपने एलगी के अंदर से भी इथेनॉल निकालना शुरू कर दिया। तो वो बात की बातें हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट की ज़रूरत और भी है। अदर देन मोलेसिस, इथेनॉल को आप कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं? राइस के स्ट्रॉ से निकाल सकते हैं, गेहूं के स्ट्रॉ से निकाल सकते हैं, कॉर्न से निकाल सकते हैं, कॉर्न स्टोवर, बैगीज़ है, बैम्बू है, वुडी बायोमास है। इन सबको सेकंड जनरेशन इथेनॉल कहा गया है, यानी कि इन सब में और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत थी तो इसको सेकंड जनरेशन में रख दिया गया। तो कंट्रीज अब तक कैसा कर रहे हैं अगर हम देखें तो यूएस है, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, ये सब लोगों के यहाँ इन सभी देशों में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चल रहा है, जबकि ब्राज़ील इनमें सबसे आगे निकला है क्योंकि ब्राज़ील में शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है और ब्राज़ील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से कि उनको इसको इम्प्रूव करना था कंडीशंस को वहाँ पे, तो पेट्रोल ना कंज्यूम करके उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ शुगर केन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया इथेनॉल को, जिससे कि उनका इम्पोर्ट बिल बच सके। It had legislated that the ethanol content in petrol should be in the range of 18 to 27.5%। तो ब्राज़ील के अंदर 18 से 27.5% था पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाना और 2021 में वो 27% का टारगेट टच कर गए। भारत 2021 में या 2022 में अब हम जाके हम 10% टच कर पाए हैं, ब्राज़ील इसमें 27% टच कर गया है। तो इससे ऑटो इंडस्ट्री कैसे इम्पैक्ट होगी अगर हम देखें तो इस टाइम पे सरकारें जो हैं उसने कहा है कि जिससे कि जो आगे आने वाले व्हीकल्स हैं उनके जो इंजन्स हैं वो E20 मटेरियल कंप्लाइंट हो 2023 तक, यानी कि आगे आने वाले जो इंजन्स बन रहे हैं वो ऐसे हों कि जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला हुआ हो। ऐसे इंजन बनाने चाहिए जिससे कि ये वाला तेल अगर उनमें डलता है तो वो ईजिली अच्छी एफिशिएंसी के साथ उसमें जल सके।
दिस मीन्स दैट द पेट्रोल पॉइंट्स, प्लास्टिक, रबर, स्टील जितने भी कंपोनेंट हैं वो इस तरह से हो सकें जिससे कि 20% इथेनॉल को रख सकें, यानी कि उन पे रस्टिंग ना हो सकता है कि इथेनॉल की वजह से रस्टिंग हो, जो कि पेट्रोल की वजह से नहीं होती, हो सकता है इथेनॉल की वजह से रस्टिंग होने लगे, जंग लगने लगे गाड़ी में, गाड़ी के फ्यूल टैंक में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ऑटो इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंज है कि जब उनको 20% इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल डालना है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट का ये कहना था कि देयर द चैलेंजेस क्या हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंजन फॉर हायर इथेनॉल ब्लेंड्स, यानी कि इंजन को इस तरह से बनाना है कि जो हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो हो सके, एंड द कंडक्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी स्टडीज़ ऑन इंजन्स एंड फील्ड ट्रायल्स बिफोर इंट्रोड्यूसिंग E20, यानी कि फील्ड ट्रायल्स भी हो सकें, यानी कि पहले आप उनको ट्रायल्स करो उन इंजन्स को कि क्या वो इंजन्स इतने कैपेबल हैं कि वो E20 व्हीकल्स जो हम चाह रहे हैं बनाना वो एफिशिएंसी दे पा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि हमने अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया और एफिशिएंसी इंजन की कम हो जाती है तो इससे भी हमारा फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि इंजन की एफिशिएंसी भी बनी रहनी चाहिए और यानी कि जो उसकी क्षमता है वो भी बनी रहनी चाहिए और जो इथेनॉल है वो भी उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्शंस क्या हैं इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें जो ये ट्रांजिशन हो रहा है यानी कि पेट्रोल से इथेनॉल पे जा रहे हैं, तो कुछ लोगों के इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी होंगे। तो अगर हम वो देखें, इथेनॉल बर्न्स कम्प्लीटली एमिटिंग नील कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोल जलता है तो हार्मफुल गैसेज छोड़ता है, इथेनॉल जलता है तो वो कुछ नहीं छोड़ता, एमिटिंग नील कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तक भी नहीं छोड़ता है। बाई यूजिंग द लेफ्ट ओवर रेसिड्यू फ्रॉम राइस हार्वेस्ट टू मेक इथेनॉल, स्टबल बर्निंग विल ऑल्सो रिड्यूस, क्योंकि बाद में हमने ये देखा है कि इथेनॉल चावल का जो बचा हुआ स्टबल हुआ करता था उससे भी बन सकता है, फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन इथेनॉल हमने जो देखा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इससे किसानों को ये फ़ायदा होगा कि वो जलाएंगे नहीं और वो आसपास का जो इथेनॉल बनाने वाला प्लांट होगा उसमें उसको भेजेंगे, जिससे कि उनको पैसा भी मिलेगा और स्टबल बर्निंग से होने वाली जो हर साल दिल्ली के क्षेत्र में दिक्कत होती है सर्दियों में, उससे भी हम बच पाएंगे। The 2G ethanol project inaugurated last week will reduce greenhouse gases equivalent to about 3 lakh tons of CO2 emissions per year। तो जो 2G ethanol प्रोजेक्ट बनाया है अभी रिसेंटली वो हर साल 3 लाख टन CO2 का एमिशन बचाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमने सड़कों पे से 63,000 गाड़ियों को हटा दिया है। यानी कि क्योंकि जब डीजल पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिक्स होकर डलेगा तो पेट्रोल तो जलेगा ही, लेकिन इथेनॉल जब जलेगा तो इथेनॉल के साथ कोई गैस नहीं निकलेगी हार्मफुल, तो इसके वजह से हम इतना कार्बन डाइऑक्साइड बचा लेंगे जितना कि 63,000 कार निकालती। However, it does not reduce the emission of another key pollutant, नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके वजह से नाइट्रस ऑक्साइड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर इंडिया शुगर केन सबसे सस्ता सोर्स है इथेनॉल पैदा करने का। ऑन एवरेज अ टन ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस 100 kg ऑफ शुगर, यानी 1000 किलो जो शुगर केन है, 1000 किलो अगर गन्ना हम लेते हैं तो उससे 100 किलो चीनी निकलती है और 70 लीटर इथेनॉल निकलता है। यानी कि 1 लीटर इथेनॉल को बनाने में शुगर से 2860 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। ये दिक्कत वाली बात है क्योंकि शुगर को उगाने में, शुगर केन को उगाने में बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 लीटर अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो उसके वजह से 2860 लीटर पानी की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब आप देख सकते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ पे पानी वैसे तो अच्छी मात्रा में है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इतना अच्छे मात्रा में पानी होने के बावजूद और जो हम पानी को पल्यूट कर रहे हैं उसके बावजूद, तो अब हमारे सामने दिक्कत आ रही है कि इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में जो इतना पानी लग रहा है वो भी अपना में एक समस्या है। शुगर केन वुड लाइकली कंटिन्यू टू बी द प्राइमरी सोर्स फॉर इथेनॉल, शुगर केन ही रहेगा इवन विद द 12 प्लान फार्म्ड वेस्ट या 2G इथेनॉल डिस्टिलरीज। पहली इनॉग्रेट की गई है पिछले हफ्ते, जिसमें 100 किलोलीटर डेली इथेनॉल बनाया जाएगा, यानी कि 3.65 करोड़ लीटर बनाया जाएगा एक साल में। 2021 का इथेनॉल रोड मैप फोरकास्ट ये करता है कि एडिशनल 800 करोड़ लीटर इथेनॉल बनेगा इज़ नीडेड एनुअली टू मीट द टारगेट। यानी कि ये 3.65 करोड़ तो बन ही रहा है, लेकिन अगर हमें अपनी टारगेट को मीट करना है तो हमें हर साल 800 करोड़ लीटर तेल निकालना पड़ेगा, यानी कि इथेनॉल निकालना पड़ेगा, जो कि अभी 3.65 करोड़ लीटर ही हम निकाल पा रहे हैं। यानी कि बहुत लंबी राह अभी हमें तय करनी है। इसके बाद कुछ फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हमारे सामने बनते हैं, क्योंकि अगर किसानों को इसमें फ़ायदा लगने लगेगा और वो ऐसी क्रॉप्स बनाने लगेंगे, ऐसी क्रॉप्स उगाने लगेंगे जिसके वजह से उनको इसमें फ़ायदा हो कि उनको इथेनॉल वाले प्लांट में बेचे और उनको पैसा मिल जाए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत आएगी कि वो जो खाद्य सामग्री वाली जो फसलें हैं उनको उगाना बंद कर दें या कम कर दें। तो देर आर ऑलरेडी इंडिकेशंस दैट मोर शुगर केन इज़ बीइंग ग्रोन एंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज्ड मोर कॉर्न प्रोडक्शन। अब देखिए भारत सरकार क्योंकि इथेनॉल की वजह से गन्ने के ऊपर और मक्के के ऊपर वो जोर दे रही हैं, तो अब इससे क्या होगा, जो किसानों को लग रहा है कि वो गेहूं उगाए या कोई दूसरी ज्वार बाजरा उगाए, तो वो उसके ना उगाकर वो गेहूं की जगह या बाजरे की जगह वो गन्ना उगाएगा या मक्का उगाएगा,
जिसके वजह से उसको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके कि वो मार्केट में भी बिक सकता है और फैक्ट्रीज में भी जा सकता है। शुगर एंड केन प्रोडक्शन दैट एंड अप इन द पेट्रोल टैंक कैन नॉट ऑल्सो अपीयर ऑन द डिनर प्लेट। सिंपल सी बात है, ना तो डिनर प्लेट पे दिख सकता क्योंकि वो आपका पेट्रोल टैंक में जाएगा, और ना ही एनिमल फॉडर में बदल सकता, बी स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज और बी एक्सपोर्टेड। एज वॉज एविडेंट इन इंडियाज व्हीट हार्वेस्ट अर्लियर दिस ईयर, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हीट वेव्स आर अ वरिंग फैक्टर एंड कैन लीड टू लोअर देन एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट विद लिटिल नोटिस। कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की स्थिति हो रही है उससे हम देख सकते हैं कि हमारे आगे आगे आने वाले समय में ये हो रहा है कि जितनी हम एक्सपेक्टेशन है हमारी हार्वेस्ट की कि जितनी उपज होगी उतनी उपज नहीं हो पा रही है, उतनी जो पैदावार है वो उतना नहीं हो पा रहा है। कुछ प्रीलिम्स के लिए तथ्य देख लेते हैं। फैक्ट्स और प्रीलिम्स अगर हम देखें तो केनिया में विलियम रूटो को डिक्लेयर किया गया है कि प्रेसिडेंट, की अब केनिया के जो नए प्रेसिडेंट होंगे वे विलियम रूटो होंगे, और एक कैंसर सर्वाइवर हैं और उनके बेटे हैं, उन दोनों ने आयरन मैन चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब देखिए आयरन मैन चैलेंज क्या है। आयरन मैन चैलेंज का मतलब ये है कि आप एक लौह पुरुष हैं। आयरन मैन का मतलब ये हुआ ना कि आप एक लौह पुरुष हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक के बाद एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो आपकी शरीर को थकाने वाली एक्टिविटी है, लेकिन आपके अंदर इतना एंड्योरेंस है, इतना पेशेंस है, इतना स्टेमिना है कि आप उसको कर पाएंगे। यानी कि लगातार पहले आप दौड़ेंगे, फिर साइकिल चलाएंगे, स्विमिंग करेंगे, लगातार अगर आप एक्टिविटी करेंगे बिना रुके कुछ घंटों तक, 18-20 घंटों तक, 22 घंटों तक, 24 घंटों तक, तो आपको आयरन मैन कहा जाएगा अगर आप उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। तो एक मदर है और एक उनके बेटे हैं बेलगावी कर्नाटका से, उन्होंने नूर सुल्तान आयरन मैन चैलेंज जो है कजाकिस्तान में उसको कंप्लीट किया 14 अगस्त में। मयूरा शिलवाकर जो एक कैंसर सर्वाइवर थी और उनके बेटे जो हैं मेघ ने, उन्होंने फिनिश किया है 226.7 किलोमीटर 3 इवेंट कॉम्पिटिशन, यानी कि 226.7 किलोमीटर का इवेंट था जिसको उन्होंने कंप्लीट किया है। कुछ उन्होंने भाग के किया होगा, कुछ साइकिल चला के कुछ किया होगा और कुछ स्विमिंग करके किया होगा। तो इस चैलेंज में 3.8 किलोमीटर लंबी स्विमिंग करनी थी जो कि अपना में एक बहुत बड़ी मात्रा है, 180 किलोमीटर साइकिल चलानी थी, बाइकिंग करनी थी और 42 किलोमीटर दौड़ना था, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, यानी कि बिना रुके, इस बीच में कोई गैप नहीं है। द चैलेंज मस्ट बी कम्प्लीटेड इन लेस देन 17 आवर्स। ये पूरा चैलेंज 226 किलोमीटर का चैलेंज जो है भागने, दौड़ने, साइकिल चलाने, स्विमिंग करने का 17 घंटे के अंदर अंदर करना था। मिस्टर मेघ ने तो वो फर्स्ट आए हैं 18 से 24 साल की एज में, उन्होंने 11 घंटे 48 मिनट 55 सेकंड में ये पूरा काम पूरा कर लिया, सारे इवेंट्स पूरे कर लिए। और जो मयूरा हैं उनकी मदर हैं, उन्होंने 45 से 49 एज ग्रुप में ये सारा काम 15 घंटे 18 मिनट और 6 सेकंड के अंदर ये सारा काम पूरा कर लिया। 2018 में देखा जाए तो मिस मयूरा जो हैं वो भारत से पहली कैंसर सर्वाइविंग ट्राई एथलीट भी बनी है जिन्होंने हाफ आयरनमैन चैलेंज भी कंप्लीट किया था कोलंबो, श्रीलंका में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आउट ऑफ द 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देखिए भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और उसमें से एक साइट ऐसी है जिसको मिक्स्ड टाइप कहा गया है, यानी कुछ साइट्स ऐसी हैं जो नेचुरल साइट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कुछ मैन मेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जैसे ताजमहल मैन मेड है ना, कुछ ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो उसमें से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक भारत की मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, तो वो क्या है और विच इज़ द वन मिक्स टाइप साइट इन इंडिया, और कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है? तो उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये मिक्स है कल्चरल और नेचुरल की, और ये सिक्किम में पाई जाती है। व्हेन वाज द फर्स्ट स्टैम्प ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इशूड? तो पहला स्टैम्प, यानी कि पोस्ट ऑफिस का जो स्टैम्प होता है, तो पहला स्टैम्प इंडिपेंडेंट इंडिया में कब इशू किया गया? वो स्टैम्प क्या था? देयर इज़ अ स्लोगन मेंशन्ड ऑन द स्टैम्प, एक स्लोगन मेंशन था, उसका नाम क्या था, वो क्या था, एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड? तो 21 नवंबर 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद पहला स्टैम्प जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो इशू हुआ। उसमें भारत का झंडा दिखा रखा था, इंडियन फ्लैग शो कर रखा था, उसका स्लोगन था जय हिंद ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। तो ऊपर यानी कि राइट हैंड पे उसमें जय हिंद लिखा हुआ मिलेगा और भारत का एक झंडा था उसके अंदर। तो ये पहला स्टैम्प था जो 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया था। आरबीआई ने इशू किया है सीरीज ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ कॉइन्स, कुछ सिक्के निकाले थे 2004 में, 7 में, 11 में, 19 में। नेम ऑल द 4 टाइप ऑफ सीरीज, उन सीरीज़ के क्या नाम है ये बताने हैं आपको। विच इज़ द लेटेस्ट कॉमोमरेटिव कॉइन इशूड एंड व्हेन, और उसके बाद ये भी बताना है कि हाल ही में कौन सा एक नया कॉमोमरेटिव कॉइन था जिसको इशू किया गया है और कब किया गया है। तो जो 2004, 7, 11 और 19 के जो सिक्के थे उनकी जो सीरीज़ थी वो क्या क्या थी? उनकी सीरीज़ थी एक तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी सीरीज़, फिर एक हस्त मुद्रा सीरीज़, फिर हस्त मुद्रा सीरीज़ जिसमें रुपी का सिंबल था, उसके बाद है फिर एक ग्रीन सीरीज़। तो ये सीरीज़ हैं जिनको लॉन्च किया गया था, यानी कि आपने देखा होगा कि सिक्कों के ऊपर ग्रेन बना था, गेहूं की बालियां बनी थी, है ना। हस्त मुद्रा है यानी कि अगर 2 रुपये का सिक्का है तो 2 उंगलियां आ रही हैं,
₹1 का सिक्का है तो 1 उंगली आ रही है। तो ये सब तरह से करके सिक्के जो निकाले गए हैं आरबीआई की तरफ से, इनको कुछ सीरीज़ के नाम दिए गए हैं, वही नाम पूछे गए थे क्वेश्चन में। और जो लेटेस्ट कॉमेमोरेटिव कॉइन था वो 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें जलियांवाला बाग मैसेकर को दिखाया गया, क्योंकि 2019 में जलियांवाला बाग मैसेकर को, जलियांवाला बाग हत्याकांड को 100 साल हुए थे। दिस इज़ अ कार्ड गेम, अ टाइप ऑफ प्लेइंग कार्ड दैट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद पर्शिया इन इंडिया। तो दीज कार्ड्स आर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, ये सर्कुलर हो सकते हैं कार्ड या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, और ट्रेडिशनली हैंड पेंटेड होते हैं। इन कार्ड्स को जीआई टैग दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द कार्ड्स एंड द प्लेस जहाँ से बिलोंग करते हैं, और पहला जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा है भारत का? दार्जिलिंग टी है, सबको पता है, उसका नाम भी पूछा गया। तो इनका कार्ड्स का नाम क्या है? इन कार्ड्स का नाम है गंजीफा कार्ड्स हैं, ये मैसूर के यानी कर्नाटका के, और पहला जीआई टैग प्रोडक्ट जो है भारत से वो क्या है? वो दार्जिलिंग टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देयर इज़ अ सर्पेंटाइन ड्रैगन गॉड एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर से एक गॉड है जो सर्पेंटाइन है, यानी कि सांप के रूप में है, ड्रैगन गॉड है, उनको क्या कहा जाता है? और क्या माइथोलॉजी का नाम है जिससे कि ड्रैगन प्रेजेंट करते हैं? तो जो माइथोलॉजी है वो मीती ट्राइब की माइथोलॉजी है, मीती माइथोलॉजी, और जो ड्रैगन का नाम है वो है पाखंगबा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाखंगबा जो है वो माइथोलॉजी से बिलोंग करते हैं, सर्पेंटाइन ड्रैगन गॉड है। तो आई थिंक इसी के साथ ये करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया, चलिए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, दुनिया का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक फूल है, ये फ्लावर है, और इसके पास जब आप जाते हैं तो इसमें से बहुत ही एक जैसे कोई सड़ा हुआ फल होता है या बहुत ही गंदी स्मेल आती है। वो इंसानों को बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल लग सकती है, लेकिन कीटों को, इंसेक्ट्स को ये स्मेल बहुत ज़्यादा लुभाती है, और वो इसके ऊपर एकदम जाते हैं। जबकि ये अपना में कार्निवोरस प्लांट है, यानी कि एक ऐसा फूल है जो जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनको फिर खा जाता है। तो इसका नाम क्या है? भारत में ये पाया जाता है, तो कैसे मिलता है उसको देख लेते हैं। पहली बात तो पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फ्लावर, कि फ्लावर क्या है, और दीज फ्लावर्स आर फाउंड इन वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑन निकोबार आइलैंड। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो निकोबार आइलैंड है वहाँ पे मिलता है, उस हॉटस्पॉट का नाम बताना है। तो पहली बात तो इस फूल का नाम क्या है? इसका नाम है रेफ्लिशिया, है ना। ये बहुत बड़ा फूल है, दुनिया का सबसे बड़े फूलों में से आता है, और एक सुंडालैंड जो है ये हॉटस्पॉट है, यानी कि भारत में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उन चारों के नाम क्या हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसका नाम सुंडालैंड हॉटस्पॉट है। तो दैट्स ऑल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स गाइस। में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपका क्या फीडबैक है, क्या सजेशन है, उसको भी बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।